मित्रों नमस्कार। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं व्यास जी। चुनाव प्रचार चल रहा है लोकसभा के लिए। तमाम महारथी विभिन्न राजनीतिक दलों के इस समय मंचों से दहाड़ रहे हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हो रही हैं जो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। जो बातें हो रही हैं उनमें से कुछ का संबंध संविधान के अनुच्छेद 38 और 39 38 और 39 में और प्रस्तावना में दिए गए सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस यानी सोशल इकोनॉमिक जस्टिस की पूरी अवधारणा से है। उसको लेकर बहुत ही मैं कहूँगा कि वोटर के दृष्टिकोण से जो बातें हो रही हैं वो बातें स्तरीय नहीं हैं। स्तरहीन तो नहीं कहूँगा, लेकिन वो स्तरीय नहीं है। और हम आप सभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर हमारे जो राजनीतिक दल है, जो पॉलिटिकल क्लास है, वो चाहता क्या है। प्रस्तावना में जो शब्द है जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, वह इस देश के हर नागरिक के लिए सुनिश्चित करने का संकल्प जो प्रस्तावना में अंगीकृत किया गया, जो रखा गया, जो लिया गया, उससे जुड़ा हुआ है। और वहीं से जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित जो अध्याय है पार्ट 4, उसमें रखा गया आर्टिकल 38 और आर्टिकल 39 के रूप में। जरा हम समझें कि क्या उनका औचित्य अभी है, बना हुआ है, या खत्म हो गया है। और अगर बना हुआ है तो हमारा पॉलिटिकल क्लास क्यों इस तरह की बातें कर रहा है। वो खास तरह की बातें हो रही हैं, उसको आपके सामने रखने की आवश्यकता नहीं है। हम कोट करना चाहेंगे डॉक्टर BR अम्बेडकर को, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब बात अपनी रखी थी, उसका वॉल्यूम 3 है उस डिबेट्स का, 494 से 95 पेज में आपको मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि हम देश में पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कायम करना चाहते हैं ताकि एक व्यक्ति को एक वोट का अधिकार हो, हर व्यक्ति को वोट का अधिकार हो और उसको एक ही वोट मिल, चाहे राजा हो चाहे रंक हो, हर एक का वोट एक ही होगा। लेकिन हमारा मकसद केवल यह नहीं है कि कोई पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के माध्यम से सत्ता पर कब्जा कर ले और बात वहीं पर ख़त्म हो जाए। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद यह है कि जो कोई भी सत्ता पे काबिज हो, उसके सामने इस देश को बनाने का एक आदर्श पेश किया जाए। और वो आदर्श क्या है? उन्होंने कहा वो आदर्श है इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। उस इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को उन्होंने कहा कि उसे लागू करने के लिए, उसे लाने के लिए बहुत सारी तरकीबें हो सकती है, बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। कुछ लोग व्यक्तिवाद के रूप में विश्वास कर सकते हैं, इंडिविजुअलिज्म के रूप में विश्वास कर सकते हैं। कुछ लोग ये मान सकते हैं कि समाजवादी व्यवस्था ही इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को ला सकती है। कुछ लोग मान सकते हैं कि हम साम्यवादी व्यवस्था के माध्यम से ही उसको लाएंगे। परंतु हमने संविधान में कोई एक तरीका नहीं रखा है। जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में चुन करके आएंगे उनके ऊपर ये छोड़ा, उनके विवेक पर छोड़ा है किस तरीके से इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को इस देश में स्थापित करना चाहते हैं। क्योंकि इस देश में जो करोड़ों करोड़ नागरिक रहते हैं और जो ऐतिहासिक स्थितियां रही हैं और जिसके कारण बहुत सारे लोग विकास की मुख्य धारा में नहीं आ पाए, पिछड़ गए, उन्हें आगे लाने के लिए क्या तरीका हो सकता है, ये तरीका जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी वह तय करेगी। और उन्होंने कहा कि इसीलिए हमने इसको राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के रूप में रखा हुआ है। और आप जानते होंगे कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो फंडामेंटल राइट्स नहीं हैं, वे लीगली इन्फोर्सिबल नहीं हैं। लेकिन अनुच्छेद 37 कहता है कि जब भी कोई कानून बनेगा या जब भी कोई नीति बनेगी, कानून में नीति भी आ जाती है, तो यह फंडामेंटल इन गवर्नेंस ऑफ द कंट्री होगा। यानी इस देश को चलाने के लिए इसे माना जाएगा कि यह फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ कंट्री है। और ये राज्य की ड्यूटी होगी, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, कि वह इन सिद्धांतों का पालन करे। अब मैं पढ़ना चाहूँगा कि अनुच्छेद 38 में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 38 में 2 क्लास हैं। पहले क्लास में कहा गया, द स्टेट शैल स्ट्राइव टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल by securing and protecting as effectively as it may
a social order in which justice, social, economic and political shall inform all the institutions of the national life. क्लास 2 में कहा गया the state shall in particular strive to minimize the inequalities in income and endeavor to eliminate inequalities in status, facilities and opportunities not only amongst individuals but also amongst groups of people residing in different areas or engaged in different vocations. अब याद करें कि इस अनुच्छेद 38 में प्रेम्बल में जो जस्टिस की बात कही गई, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, इन तीनों को का समावेश किया गया अनुच्छेद 1 में और अनुच्छेद 38 में, और असमानता को दूर करने की बात कही गई। 39 पढ़ेंगे, 39 पढ़ेंगे तो बहुत महत्वपूर्ण है। वो कहता है स्टेट शैल इन पर्टिकुलर डायरेक्ट its policy towards securing, number 1, A, that the citizen, men and women equally, have the right to an adequate means of livelihood. B, that the ownership and control of the material resources of the community are so distributed as best to subserve the common good. और C कहता है that the operation of the economic system does not result in the concentration of wealth and means of production to the common detriment. अब हम इस बात को समझने की कोशिश करें कि क्या इन चीज़ों की जो सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस का चार्टर है अनुच्छेद 38 और 39 मिला करके, क्या इसकी आवश्यकता समाप्त हो गई? क्या इसका औचित्य खत्म हो गया? क्या हमने देश में समानता ला दी? क्या हमने देश में इकोनॉमिक जो रिसोर्सेज हैं, जो कम्युनिटी रिसोर्सेज हैं, उनका बंटवारा ऐसे कर दिया कि अब पुनः उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करने की आवश्यकता नहीं है, या उसे अब छोड़ देना चाहिए, या हमारा जो आर्थिक तंत्र है, जो हमारा जो अर्थव्यवस्था जो चल रही है, वह वेल्थ का कंसंट्रेशन नहीं कर रही है कुछ हाथों में, यानी संपत्तियों का संकेंद्रण नहीं कर रही है, इसलिए इसकी आवश्यकता नहीं रह गई और हम छोटी मोटी बातों के आधार पे कहेंगे कि नहीं, अभी देश में इसकी ज़रूरत नहीं रह गई। मित्रों, इसमें सोशल जस्टिस के पूरे की पूरी अवधारणा को सुप्रीम कोर्ट ने कई केसों में व्याख्या की है, और उनका कहना है कि देश में जो परिस्थितियां हैं, जो सिटीजन्स हैं, ये ज़रूरत इस बात की है कि सारे जो नागरिक हैं, उन सारे नागरिकों को एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए और उनके चतुर्दिक विकास के लिए एक तरीके का सोशल ऑर्डर तो होना चाहिए। और इस चतुर्दिक विकास के सोशल ऑर्डर में हिंदुस्तान की जो परिस्थितियां हैं, जो विभिन्न तरह के लोग रहते हैं, विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं, दलित रहते हैं, आदिवासी रहते हैं, ओबीसी रहते हैं, जनरल कास्ट के लोग रहते हैं, धर्मों के लोग रहते हैं, हिंदू मुसलमान सभी रहते हैं, तो इन सभी के लिए एक सोशल ऑर्डर बनाने की आवश्यकता है। हिंदू मुसलमान के अलावा भी क्रिश्चियंस रहते हैं, सिख रहते हैं, इन सभी के लिए एक सोशल ऑर्डर बनाने की आवश्यकता है, जिस सोशल ऑर्डर में समानता हो, इक्वलिटी हो। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात कहा, और विकास का अवसर मिले। और इकोनॉमिक जस्टिस के बारे में तो बहुत साफ शब्दों में है कि जब तक आप एक आर्थिक तंत्र ऐसा विकसित नहीं करेंगे जिसमें जो कम्युनिटी रिसोर्सेज हैं उनका सही समुचित ढंग से बंटवारा हो, सब तक वो पहुंचे। इसका मतलब नहीं कि आप रिच को पुअर बना दीजिए, लेकिन पुअर को रिच बनाने के लिए कुछ तो तरीका आपको अख्तियार करना पड़ेगा, और आप सोशल जस्टिस के लिए पूरे हिंदुस्तान को समझना पड़ेगा, विभिन्न जातियों में बटे हुए लोगों की आवश्यकताओं को समझना पड़ेगा, और ऐसी व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। इस व्यवस्था को नहीं करने के कोई बहाने संविधान किसी को भी नहीं देता, हमारे पॉलिटिकल क्लास को तो कतई नहीं देता। वोटर को समझाने का भी दायित्व इसी पॉलिटिकल क्लास का है, जो माफ़ करिएगा मुझे कहने के लिए कि वह समझा नहीं पा रहा है। अभी जो वर्ल्ड इनइक्वलिटी लैब की एक रिपोर्ट आई है इंडिया के बारे में, जो इनइक्वलिटी की रिपोर्ट है 22-23 में, वो तो ऐसे चौंकाने वाली बातें कह रही है जो सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस के लिए बहुत ज़रूरी है कि इनको हल किया जाए। क्या कह रही है? वो कह रहे हैं कि कह रही है रिपोर्ट कि जो बॉटम 50% है पॉपुलेशन का, एडल्ट पॉपुलेशन का, यानी जो नीचे से 50% लोग हैं, उनकी नेशनल इनकम में जो शेयर है, हिस्सेदारी है, मात्र 15% है। जो मिडिल के 40% है उनकी 27.3% है। टॉप 10% का 57.7% है,
और टॉप 1% का 22.6% है। और वेल्थ में जो बॉटम के 50% हैं, सबसे नीचे के 50% है, मात्र 6.4% जो पूरा नेशनल वेल्थ है उसमें उनकी हिस्सेदारी है। और मिडिल जो 40% है 28.6 है, और टॉप 10% की हिस्सेदारी 65% है। और जो टॉप 1% है उसका 40% उसकी हिस्सेदारी है। अब आप समझ लें कि इस देश में किस प्रकार से इनइक्वालिटी, असमानता की स्थिति है। एक ऐसा पिरामिड है, इनवर्स पिरामिड है, यानी जो सबसे गरीब लोग हैं उनके पास आमदनी बहुत कम है, उनके पास वेल्थ बहुत कम है, और जो कम संख्या में लोग हैं टॉप पे उनके पास काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए मैंने कहा पिरामिड इनवर्स के रूप में पिरामिड है। इस 50% लोगों में जो बॉटम के 50% हैं, उनकी आप जानते हैं एनुअल इनकम कितनी है? 71,000, यानी 6,000 से भी कम। इसका मतलब इसमें जो कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिनकी आमदनी 71,000 से ज़्यादा हो, लेकिन बहुतों की तो बहुत बहुत कम होगी। और इसमें हिंदू भी होंगे, मुसलमान भी होंगे, दलित होंगे, ट्राइबल होंगे, ओबीसी का वह तबका होगा जो क्रीमी लेयर में नहीं आता, जनरल कास्ट के गरीब लोग भी होंगे, ये तमाम लोग होंगे। और अगर इस देश में इस तरह की असमानता है, इसका मतलब हमको जाति को भी देखना पड़ेगा, और धार्मिक समूहों को भी देखना पड़ेगा, भाषाई समूहों को भी देखना पड़ेगा, और हमें निश्चित तौर से जो भारत में रहने वाले तमाम तरह के लोग हैं उनके बारे में देखना पड़ेगा, और सोशियो इकोनॉमिक सर्वे इसीलिए कराना पड़ेगा। ये समझने के लिए उस 50% में कौन लोग हैं, वो 40% मिडिल में कौन लोग हैं, वो 10% टॉप में कौन लोग हैं, वो 1% टॉप में कौन लोग हैं, और किस प्रकार से हमारी अर्थव्यवस्था चल रही है जो कुछ लोगों को बहुत धनी बना रही है। मैं फिर कहूँगा कि संविधान की मंशा यह नहीं है कि रिच को पुअर बना दिया जाए, वेल्थ क्रिएट होना चाहिए, लेकिन जो वेल्थ क्रिएट होना चाहिए जो होता है उस वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस कहते हैं, जो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का आधार है, जो सोशल जस्टिस कहते हैं, जो इकोनॉमिक जस्टिस कहते हैं, वह तो होना चाहिए। अब चाहे टैक्सेशन के माध्यम से हो, चाहे राज्य जो है सो हस्तक्षेप करके, और जो इस तरह के 50% के नीचे के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनकी मदद करके उनको ऊपर उठाए। हो सकता है रिजर्वेशन को भी बढ़ाना पड़े, हो सकता है रिजर्वेशन के बारे में सोचना पड़े कि जो लोग रिजर्वेशन का लाभ नहीं ले पाए हैं और इस सोशियो इकोनॉमिक लैडर में काफ़ी नीचे हैं, चाहे किसी भी जाति के हों, किसी मजहब के हों, वो भारत के नागरिक हों, उन्हें आगे बढ़ाना है। तो इन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन इतने रिपोर्ट्स के बावजूद, बेरोजगारी के आंकड़ों के बावजूद, जो इंडियन एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट आई है ILO की, जिसमें कहते हैं कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उनमें 83% के में बेरोजगारी है, हम सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस की बात इस रूप में कर रहे हैं जो बहुत ही विचित्र तरीके का है। मैं नहीं कह पा रहा हूं आपसे कि क्या हो रहा है, क्योंकि आप सभी जानते हैं। अगर आप मीडिया के बड़े हिस्से को छोड़ दें तो आपको, अगर पढ़ेंगे कुछ अच्छी चीज़ें तो आपको मिल जाएंगी, लेकिन इस पर चर्चा नहीं हो रही है। और मैं समझता हूं कि इस पर चर्चा होनी चाहिए, और वोटर के रूप में, सजग नागरिक के रूप में हमारे आपका दायित्व है कि हम कहें पॉलिटिकल क्लास को कि इन इश्यूज पर तुम बात करो, इस इनइक्वालिटी को दूर करने के तरीके पर बात करो, ये जो बाबा साहब ने इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात कही है उस पर बात करो, अनुच्छेद 37 और 38 पर बात करो, कैसे तुम 38 और 39 पर बात करो, कैसे इसको प्राप्त करोगे। तो मित्रों मैंने सोचा कि मैं इस बिंदु पर आपका ध्यान आकृष्ट करूं। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी हो तो कृपया शेयर करें, लाइक करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।